ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका के जरिए थोपी गई जंग को आज 15वां दिन है। 15 दिन में हालत ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ताजा बयान है वो ये है कि सबसे बड़ी रुकावट रजीम चेंज है और वो हमें अब होता हुआ नजर नहीं आता। वो बहुत मुश्किल है। ये मैं कोट कर रहा हूं उनको। उन्होंने, आई थिंक इट इज ए वेरी बिग हर्डल। जो ईरान की हुकूमत को जो गिराना चाहते थे वो अब होती नजर नहीं आती। कल नेतन्याहू का बयान था कि इतनी उसमें नाउम्मीदी उनके बयान में, उन्होंने कहते कहते कहा कि अब रजीम चेंज नहीं हो सकता। साथ साथ उन्होंने कहा कि प्यासे को पानी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। यहां यहां तक हाल पहुंच गया है अमेरिका और इसराइल का। उसके अलावा दुनिया भर के मुल्क लाइन लगा करके खड़े हैं ईरान के सामने, भीख मांग रहे हैं कि हमारे तेल टैंकरों को हॉर्मुज से गुजरने दो। हमारे यहाँ भारत में, दिल्ली में 4,000 रुपए तक का गैस सिलेंडर बिकने की खबरें आ रही हैं। पूरे देश में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। हालत खराब है। मोदी जी की वो जो झप्पी थी नेतन्याहू के साथ जंग शुरू होने से पहले, वो इतनी महंगी पड़ी कि आपको, हमको, सबकी जेबें कट रही हैं इस वक्त। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब मोदी जी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है। हमारे विदेश मंत्री भी इराक के विदेश मंत्री से, ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं और ईरान ने इशारा दिया है कि शायद वो हमें भी इजाजत दे देंगे। उनके जो दिल्ली में एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कल हल्का सा इशारा दिया मीडिया के सामने कि हम, हो सकता है, इजाजत दे दें। तो अब ईरान की इजाजत की जरूरत है हमें, आपको अपनी किचन गर्म रखने के लिए। यहां तक बात पहुंच गई है। इसके दरमियान जंग जिस तेजी से चल रही है, अभी तक 47, और जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी हो सकता 50 से ज्यादा बड़े हमले हो चुके हों ईरान की तरफ से। उसने कसम खा ली है कि इसराइल की फौजी ताकत को बिल्कुल खत्म करके हम दम लेंगे और अमेरिका से बात नहीं करेंगे। इस सब को देखते हुए आज फिर मैं बात कर रहा हूं फिरोज मीठी बोरवाला साहब से, जो मुसलसल वो फाउंडर, जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के, और जो दुनिया भर में जो आजादी आजादी पसंद लोग हैं उनसे उनका राब्ता है। जंग शुरू होने के बाद उन्होंने मुसलसल दुनिया भर में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं फिलिस्तीन के लिए, उसमें शिरकत की है। आज मैं समझना चाहता हूं उनसे कि वो आखिर इस जंग को कैसे देख रहे हैं। क्या ये दुनिया की आजादी वाली जंग साबित होने वाली है? जी, फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है आपको, 15वां दिन है और दोनों के जो है वो सर नीचे झुक चुके हैं, नेतन्याहू और ट्रंप के। क्या लगता है आपको, जंग का नतीजा क्या होने वाला है? जी, जैसे मैंने पिछली बार कहा था आपको कि ईरान जो जंग लड़ रहा है वो पूरे वेस्ट एशिया की आज़ादी की जंग और पूरी दुनिया की आज़ादी की जंग। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि अमेरिका में भी कितने लोग आज ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ईरान जीतेगा, उसके बाद इजराइल लॉबी खत्म होगी और खुद उनका देश आज़ाद होगा। मतलब यहाँ तक वो समझ रहे हैं कि ईरान की जंग अमेरिका की आज़ादी की जंग ही हो रही है। हम्म। यहाँ यहाँ तक बात हुई है। और दूसरी जो बात है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, 21,000 टारगेटिंग हुई है सिविलियन टारगेट्स की ईरान में। तो फिर मुझे होची मिन का एक वाकया याद आया, जब उन्होंने, क्योंकि वियतनाम को भी पूरा बर्बाद कर डाला था, हम्म। मैसिव बॉम्बिंग की थी, पूरा कारपेट बॉम्बिंग पूरे वियतनाम का कर डाला था। तो होची मिन बोलते थे वो बात को पूरे देश के उनके लोगों को, आफ्टर द वॉर इज वन वी विल बिल्ड अ कंट्री मोर स्प्लेंडेडली, मोर प्रॉस्परसली एंड मोर ब्यूटीफुल। हम्म। मतलब जंग के बाद हम लोग फिर अपना मुल्क बनाएंगे, पहले से बेहतर होगा, पहले से ज्यादा अमीर होगा और ज्यादा प्यारा होगा। ठीक है। तो जरा भी मायूसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान को पता था, ईरान की सरकार, ईरान की जनता, ईरान की मिलिट्री, कि जब दुनिया के सबसे बड़े पावर के सामने हम लोग खड़े होंगे तो बहुत ही भयंकर किस्म के अटैक होंगे, बहुत लोग मरेंगे, बहुत
नुकसान होगा। मगर मैं आपको बता दूं कि इतना ही, उससे ज्यादा नुकसान ईरान ने इजराइल का तो कर ही लिया है। हम्म, इसलिए एक वीडियो वो लोग बाहर देने के लिए तैयार नहीं। 5 साल की सजा की बात है। हम्म, और ईरान बोल रहा है कि भाई दुनिया की मीडिया हो, जो देखना है करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है। उसके साथ दो मुझे वार्निंग देनी है। एक है, मस्जिद अल अक्सा और कुब्बत उस सकरा, डोम ऑफ द रॉक दोनों खतरे में है। हम्म, पीट हेग्सेट जो वॉर्ड सेक्रेटरी है वो लगातार बात बोल रहा है। उनकी जो इवेंजेलिकल, जो जिसको अपॉइंट किया है पॉला वाइट को ट्रंप ने, वो भी वो बात बोल रही है। टेड क्रूज भी वही बात बोल रहा है। कैरी प्रेजिन बॉलर जिसने कहा था कि मैं कैथलिक हूँ, जायनिज्म में नहीं मानती। और टका कार्लसन लगातार वो बोल रहा है कि देखो ये जो पूरी मिलिट्री में जो इवेंजेलिकल लॉबी है और जो क्रिश्चियन राइट विंग है, जो ट्रम्प, जो इजराइल अलाइंड है, वो इस हद तक जाने वाले हैं कि अल-अक्सा मस्जिद को और कुब्बतुस सकरा को वो लोग डिस्ट्रॉय करेंगे और थर्ड टेम्पल ऑफ सॉलोमन को रिबिल्ड करेंगे और ब्लेम करेंगे ईरान पे। बोलेंगे कि कोई ईरान की मिसाइल आ गई, जिससे बोले कि जो स्कूल के बच्चों की भी 170 जो बच्चे मरे। ट्रम्प बोल रहा है कि भाई वो टॉमॉक मिसाइल तो ईरान का ही था। इस किस्म हम्म, की बेहुदा बातें कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो एक वो बात। दूसरा जो मुझे बोलना है, और ये बहुत ही अभी खतरनाक बात में जा रहा हूँ, कि ये बात आई थी कि ईरान कैलिफोर्निया पे ड्रोन अटैक करने वाला है। ये हम्म, एफबीआई की रिपोर्ट। हम्म, ठीक है। गैविन न्यूसम जो कैलिफोर्निया का गवर्नर है बोला कि वो रिपोर्ट में कुछ मतलब नहीं है, मगर उसमें कुछ अभी फैक्ट्स में बताने की बात करने वाला हूं। ठीक है। 4 एआई पावर्ड ड्रोन्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम एन अमेरिकन बेस इन केंटकी। फोर्ट कैम्पबेल से नवंबर 21 और 24 के बीच में, नवंबर में, हम्म, 4 ड्रोन गायब हो चुके हैं। ठीक है। हम्म, और हम्म, अमेरिकन आर्मी ने खाली $5,000 का अवार्ड रखा है। हम्म, जो भी ड्रोन को ढूंढेगा, $5,000 क्या होता है भाई, मजाक है क्या ये भाई? हम्म, हम्म, ड्रोन एक अमेरिकन बेस में से कैसे गायब हुए नवंबर में, उसका उनके पास कुछ बोले कि हमको पता नहीं कैसे हो गया। जिसका मतलब है कि ये ड्रोन का अटैक वो कैलिफोर्निया में करेगा। कोई डेमोक्रेटिक स्टेट में होना था। और गेविन न्यूसम एक बड़ा चैलेंज करके पेश आ रहा है। कैलिफोर्निया एक बड़ा चैलेंज है। जैसे टेक्सास इनका है रिपब्लिकन्स का, वैसे कैलिफोर्निया एक स्ट्रांग स्टेट है और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर कैलिफोर्निया एक अलग से देश होता तो वो चौथा नंबर का होता। तो पॉइंट इज के ये ड्रोन्स के माध्यम से वो कैलिफोर्निया में अटैक करवाएंगे, फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक। ईरान पे ब्लेम होगा और बोलेंगे कि चलो अभी ग्राउंड ट्रूप्स लेकर चलो ईरान में। हम्म, ठीक है। दूसरी जो दूसरी जो बात है कि इसमें एक पाकिस्तानी सज्जन पकड़े गए जिसका नाम है आसिफ मर्चेंट। हम्म, ठीक है। हम्म, उसके लिंक्स आईआरजीसी के साथ बोले जा रहे हैं। हम्म, और आसिफ मर्चेंट टेरर लिस्ट पे है, फिर भी उसको अमेरिका में आने दिया है। हम्म, ठीक है। तो उसके माध्यम से ये सब काम वो लोग, इसलिए जो ग्रे जोन है मैक्स ब्लूमेंथॉल का, उन्होंने वही कहा कि वीजा ग्रांटेड डिस्पाइट टेरर वॉच लिस्ट। आप सोचो आज अमेरिका में एक मुसलमान को जाना कितना मुश्किल हो गया है। हम्म, जो आसिफ मर्चेंट टेरर लिस्ट पे है, उसको वीजा कैसे मिला, वो बहुत बड़ा सवाल है। हम्म, ओके। मतलब कुछ ना कुछ तो अमेरिका में, और अमेरिका के लोग खुद बोल रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप वॉर हार चुका है, इजराइल वॉर हार चुका है, रेजिम चेंज तो होने से दूर है। मजे मजे की बात थी कि वो सोच भी कैसे सकते थे। उसके बाद ट्रम्प बोल रहा है कि मैंने आर्मी, उनकी नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दिया। भाई वीडियो तो दो, तुमने जो बोला एक एक वीडियो तो दो। तुमने एक शिप उड़ा दी इंडियन ओशन में, वो तो हम लोगों ने देखा। उसके बाद किधर है वीडियोस? हम्म, राइट। सो द पॉइंट इज के क्योंकि वो लोग हर स्तर पे हार चुके हैं, तो अभी बात आई कि ग्राउंड वॉर करो। ग्राउंड वॉर कहां से करेंगे? 80% अमेरिका की जनता विरोध में है। हम्म, तो और एक मोसैड सीआईए स्टाइल 9/11 अटैक डब्ल्यूटीसी पे जैसे हुआ था, वैसे ही कोई मैसिव टेरर अटैक करवाएंगे। वो कहाँ हो सकता है? ड्रोन अटैक हो सकता है, गॉड नोज। बट इंपॉर्टेंट है कि वो अलकायदा और आईसिस के नाम से नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि अभी इतना तो अक्कल आ गया है कि आईसिस और अलकायदा एंटी ईरान है, एंटी शिया है। ठीक है। तो वो कहाँ से ऐसा अटैक करेंगे जो तुम बाद में ईरान के साथ लिंक करो? जिसका मतलब है कि कोई ना कोई उनको बंदा चाहता था जो ईरान के साथ लिंक थे, और उनको आसिफ मर्चेंट मिला है। और आसिफ मर्चेंट जिसमें टेरर लिस्ट, मतलब वो उन्हीं का आदमी है जो अभी उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हम्म, प्लीज ये ध्यान रखी जाए। हम्म, दूसरी जो बात है कि ये टेरर अटैक का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि दे वांट टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन। ये जो मिलिट्री फेलियर है उसे ध्यान हटाकर बोलना कि अभी एक ही उपाय, ईरान ने अटैक किया तो ग्राउंड इन्वेजन करो।
और 5 से 10 लाख मिलिट्री फोर्सेस को भी उनको मोबिलाइज करना है, मतलब पूरे नेटो को उतारना पड़ेगा उसको। इसलिए यूरोप में भी फिर इसी किस्म का कोई हमला होगा, मगर क्योंकि नेटो की अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी एक हम देश पे हमला हुआ तो सब साथ में आएंगे आर्टिकल 5 के अनुसार, तो अमेरिका पे अटैक हुआ, ईरान पे ब्लेम हुआ, तो सभी नेटो देशों को उतारने की कोशिश की जाएगी। और आज ही अनाउंसमेंट है कि पेंटागन ने 5000 मरीन्स को भेजने का तय किया है, जो अभी ग्राउंड ऑपरेशंस में जाएंगे। हमको ये तो पता है कि ब्रिटिश और फ्रेंच जो सोल्जर्स को भेजा था कुर्दिस्तान इराक में, वो तो इराकी फोर्सेस ने पकड़कर इनको खत्म ही कर दिया, इनको पकड़ा भी है और बहुत सारे लोगों को मार भी डाला है। तो उनका ये जो बिल्डअप चल रहा है वो पेंटागन और उसमें तेल डालने का काम कर रहा है। ये तो ये बात है। उसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए प्लीज। जी, मैं इस पर ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, कल आईआरजीसी की तरफ से जो कई धमकियां आई हैं, उन्होंने अमरीकी फौजियों को कहा कि इस पूरे इलाके से निकल जाओ, नहीं तो आपको आपके कैंपों में, वो कहीं आप इंडस्ट्रियल जोन में होंगे वहां, होटलों में होंगे वहां, हत्ता के जमीन के नीचे भी आप होंगे, हम आपको वहीं मलबे में दबा करके मार देंगे। और उन्होंने बहुत ही खुल करके ये बात कही है कि हम छोड़ेंगे नहीं, यानी बिल्कुल अमेरिकी फौजी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ इधर अरब मुल्कों से ईरान कह रहा है कि अगर आपको अपना तेल यहां से गुजारना है तो आप अमेरिका और इजराइल के एम्बेसियों को बंद करो, एम्बेसडर्स को यहां से निकालो, तो हम आपको इजाजत दे देंगे। तो ऐसी हालत में उधर ट्रंप और नेतन्याहू के बयान ये आ रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज होता हुआ नजर नहीं आता। उन्होंने अपनी एक तरह से नाकामी जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, एडमिट कर ली है। ऐसी हालत में जब अमरीकी फौजी रोते हुए वीडियो बना रहे हैं, उनको जान निकल रही है कि हम यहां क्यों खड़े हैं, हमें यहां से घर जाना चाहिए, ऐसी हालत में जमीनी जो आप आशंका दिखा रहे हैं वो कैसे पूरी होती नजर आ रही है, और जंगों पे भी आपकी नजर है। इतना मॉरल डाउन, तो ये अगर जमीनी जंग में जाएंगे तो ये तो मरेंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। क्या हो सकता है? नहीं, पॉइंट तो बहुत क्लियर है। मेरा इतना ही बोलना है कि फॉल्स फ्लैग के बिना जमीनी जंग की तैयारी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अमेरिका में कोई ना कोई बड़ा आतंकवादी हमला करवाएंगे, उसी के बाद, जैसे उन्होंने 9/11 WTC किया तो बाद में इराक पे पूरा हमला किया। हाँ। अभी तो समझ गए कि रेजिम चेंज और उनको हराओ और बोलो कि भाई तुम सरेंडर करो, वो तो होने वाला नहीं है। तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेगा? ओके, तो उनका भी टारगेट है फॉर अ ग्राउंड वॉर, वो तो बहुत ही खतरनाक होगा, उसके बाद ये लोग खत्म। ओके, दूसरी जो बात है स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर जो मजाक चल रहा है, पीट हेगसेट ने बोला है कि हम तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद नहीं होने देंगे। ट्रंप ने बोला मैं नेवी भेजूंगा। अमेरिकन नेवी ने बोला हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जाने नहीं वाले। इब्राहिम लिंकन बहुत दूर भाग गया, 1500 किलोमीटर दूर। उसको लाए थे कि वहां से फाइटर जेट्स टेक ऑफ फॉर लैंड करे। ये फाइटर जेट्स का 600 किलोमीटर का रेंज होता है, मतलब 300 किलोमीटर जाओ और 300 किलोमीटर आओ, तो कैसे वो सब होगा? मतलब इब्राहिम लिंकन का भी काम तमाम हो गया, जेरल्ड फोर्ड का भी कुछ जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसका भी काम तमाम हो गया। अभी मैक्रोन अपनी ये लेकर आया है एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह। ये पूरा मजाक चल रहा है, वो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास आ भी नहीं सकते। ओके, अच्छा फिर अच्छा एक खर्च अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे और चलना चाहता हूं। एक तरफ इतना बड़ा मजाक हो रहा है, मीडिया के जरिए अपनी जंग जीतने की जो कोशिश थी वो नाकाम होती नजर आ रही है। उसके साथ ईरान जिस मजबूती से लड़ रहा है, उनका आईआरजीसी की जो मजबूती है, और कल कुछ डे में बाकायदा बैकग्राउंड में धमाका हो रहा है अमरीकी इजरायली तेहरान में, सड़कों पर प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, वहां के नेशनल सिक्योरिटी के सरबरा अली लारीजानी, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, वहां के चीफ जस्टिस, वो सब सड़कों पर पब्लिक के सामने थे। तो जिनका मॉरल इतना हाई है, जो बच्चे बच्चियां लड़के बूढ़े जवान सब निकल करके आए हैं, आप देखिए इतना मैसिव है, पूरे मुल्क के अलग अलग शहरों से जो वीडियो आ रही हैं, समझ नहीं आता कि इन लोगों का क्या जज्बा है। और इस कुछ डे के अलावा हर दिन रात में 7:30 बजे टाइम फिक्स है, उस टाइम तमाम शहरों के बड़े चौराहों पर लोग इकट्ठे होते हैं। यानी एक तरह से दुश्मन, अगर अगर दुश्मन ये मन बना ले कि मारना है किसी भी हद तक, तो लोग सड़कों पर हैं इस वक्त। ऐसी हालत में
कहां से लाएगा हिम्मत अमेरिका या इजराइल? क्या इजराइल में इतना दमखम कुछ रह गया कि कुछ करेगा? ये मूर्ख है, उनको समझ में नहीं बात आ रही है। ओके, हम्म, आपको बता दूं, अभी ये जो पिछले ईरान ने जो कर दिया उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप समझ लीजिए। हम्म, नंबर वन, अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको क्वेश्चन मार्क लग चुका है। जब तुम गल्फ तुम्हारे एलाइज को नहीं बचा पा रहे हो, हम्म, दुबई पे लगातार अटैक हो रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसी कॉन्सुलेट पे लगातार अटैक हो रहे हैं। बहरीन का तो हाल ही बहुत खराब है उसकी इकोनॉमी का, क्योंकि वो ना तेल बाहर जा रहा पा रहा है, ना उसका एल्यूमिनियम और कॉपर हो रहा है, उसकी बैंकिंग सिस्टम भी डाउन है। हम्म, और अभी तेहरान ने तो तय कर लिया कि अमेरिका के जो बैंक्स है दुबई वगैरह में, वो सब भी हमले होंगे। तो हम्म, अमेरिका तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अमेरिका को जो डिफेंस वाला था कि मैं दुनिया का ग्लोबल गुंडा हूं, मैं तुमको बचाऊंगा और मुझे तुम हफ्ता दो, वो वाला मामला भी खत्म हो गया है। हम्म, दूसरा कि हम तो जानते थे कि 7 अक्टूबर के बाद ही इजराइल की औकात खत्म हो गई थी, अभी तो और भी खत्म हो गई है। हम्म, वो डिफेंड ही नहीं कर पा रहे अपना, उसके ना थ्रेड चल रहे ना ड्रोन चल रहे हैं। मोदी जी को ड्रोन का तो जो आयरन डोम है उसको तो वापस देना चाहिए, भाई तुम्हारा कुछ काम का नहीं है। हम्म, दूसरी बात है कि यूक्रेन अभी रशिया के लिए खुल चुका है। उसके साथ जो बहुत बड़ी एक जीत हुई है वो सूडान में हुई है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट जिसको आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा था, वो आरएसएफ की ताकत खत्म हो गई है। तो सूडान बहुत तेजी से लिबरेट हो है आरएसएफ की मिलिशिया से। और सूडान की सरकार और मिलिट्री बोला कि हम लोग ईरान के साथ खड़े हैं। सूडान जो पहले सऊदी की गिरफ्त में था और हम्म, यमन में वो रोल प्ले कर रहा था अंसार के खिलाफ, आज वो सूडान ईरान के साथ आ गया है। ये बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट बात है। हम्म, इसके साथ अफ्रीका में जो उभरती हुई ताकतें हैं, सेनेगल, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, और इब्राहिम ट्राओरे ने बोल ही लिया कि मैं भी ईरान के साथ हूँ। वो सब उभरती हुई ताकतें अफ्रीका में है और वो तेजी से उभर रहे हैं। हम्म, गल्फ लीडर्स को अभी रिकंसिडर करना पड़ेगा अपने अलायंसेस के, भाई आगे भविष्य में क्या हो, क्योंकि ये अमेरिकन बेसिस तो ना कभी आने वाले, ना कभी वो बन पाएंगे। तो आपको भी ईरान के साथ कैसे संबंध रखते हैं, एक अलग ही रीजनल स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद। दूसरा कि ये यूएस की इक्विपमेंट एकदम यूजलेस है, एकदम यूजलेस है। ओके, तो ये जो पूरी दुनिया में व्यापार करते हैं उससे बहुत धक्का पड़ने वाला है। ओके, स्टेल्थ जो उनके एयरक्राफ्ट है वो भी चाइना और रशिया बराबर से उनको ट्रैक करके ईरान को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और वो भी स्टेल्थ वाला भी उनका जो B-52, वो जो सब सब चीजें थी वो भी दिख रही है। न्यूक्लियर आर्सेनल से ईरान डर नहीं रहा है। हम्म, जो लगातार आ रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे, इसकी भी तैयारी ईरान की है। हम्म, ओके, हाँ, मतलब बोलने को भी हमको खौफ आ रहा है कि मगर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ईरान नहीं डल रहा है, ना वो बनाने के लिए तैयार है। हम्म, हम्म, ये वाली बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि अगर आपने अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर लिए, वेनेजुएला नहीं कर पाया, ठीक है, अगर आपने अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर लिए तो आप सुपर पावर बनोगे। और हम्म, ईरान अपना तेल, अपना गैस प्रोटेक्ट कर रहा है। हम्म, ओके, हम्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरोपियन नेशंस का जो हालत है, वो जो कॉलोनियल पावर 100 साल पहले रहते थे, वो यूरोपियन नेशंस की औकात ही नहीं बची। हम्म। ओके, ना जर्मनी एकदम फालतू बन गया है। तो और ये तो सर, ये फ्रांस तो अब बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं ये कैलकुलेशन, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बचा ही नहीं। ट्रंप ने यूरोप को अपने से पहले अलग कर लिया, ये समझ के कि ये खर्चीले बच्चे हैं, ये हमारी जेब से पैसा खर्च करते हैं नेटो वेटो में। उनसे नाराजगी पहले मोल ले ली। उन मुल्कों को यूक्रेन जंग में फंसा करके वैसे तबाह कर दिया। अफ्रीका के मुल्क, उभरती हुई ताकतें ईरान के साथ हैं। चीन और रूस ईरान के साथ है। ये अरब मुल्कों से कहा जा रहा है कि तुम अमेरिकी एम्बेसडर को निकालो और हम आपको तेल गुजरने देंगे। तो यहां से अमेरिका की रुखसती की पूरी तैयारी ईरान ने कर ली है। फिर बचता क्या है? फिर तो दुनिया आजाद हो जाएगी, क्या लगता है? उसी की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने पूरी दुनिया को बहुत हिम्मत दे दी है। हम्म, और अभी हमको बात करनी चाहिए लेबनान में, क्योंकि सबसे एपिक बैटल अभी हिजबुल्लाह लड़ रहा है। बिल्कुल जो बिल्कुल, लोग मानते थे कि मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से लोग ये समझ रहे थे कि हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो गई। वेस्टर्न मीडिया यही सब कह रहा था। वहां की सरकार अमेरिका और इजराइल के कहने से हिजबुल्लाह को निहत्था करने के लिए बार बार कह रही थी। इसके दरमियान हिजबुल्लाह ने वो कौन सा तरीका अपनाया कि उसने इतनी ताकत अपनी रिटेन की, बाकी रखी, कि अब पूरे इजराइल पर वो हमले कर रहा है और इजराइल परेशान है। इजराइल ने एक खबर चलाई कि हमसे एक गलती हो गई अंदाजे की,
कि हिजबुल्लाह अभी भी इतना मजबूत है? ये कहां तक जाएगा, क्या क्या लगता है आपको? मुझे तो जरा भी डाउट नहीं था कि हिजबुल्लाह मजबूत है। हम्म। उनको टारगेट किया गया था, मगर हिजबुल्लाह की भी जो डेप्थ है लीडरशिप की, उनकी मिलिशियाज की बहुत डेप्थ है, हम्म। और उनका ईमान बहुत स्ट्रांग है। हम्म। ओके। क्योंकि वो बात आई थी कि अगली बार जब जंग होगी तो ऐसा टाइम आएगा कि हिजबुल्लाह इसराइल की टेरिटरी के अंदर जाके कब्जा करेगा लैंड, और वो टाइम हम्म। आने वाला है। हम्म। ओके। अगर आप देखो कि हिजबुल्लाह के सामने ऑड्स क्या है, वहां सऊदी के प्रेशर, अमेरिका के प्रेशर कि इसको नियता करो, मगर नियता कौन करेगा? वो तो 2006 से बात आ रही है कि इसको नियता हम्म। करो। तो हिजबुल्लाह बोले मैं बेटा वो नियता करो मुझे आके, कोई हम्म। आया नहीं आज तक। हम्म। और हिजबुल्लाह पे जो अटैक्स हुए वो टाइम पे, तो उन्होंने रीबिल्डिंग किया है, उनके मिसाइल सिस्टम्स, टनल सिस्टम्स तो सब एकदम बरकरार है। और इस बार जब ईरान पे हमला हुआ तो हिजबुल्लाह पूरी की पूरी तरीके से उतरा है। मगर हिजबुल्लाह पे जो कोशिश चल रही है कि सीरिया से जोलान की आर्मी आ जाए, आईसिस और अलकायदा वाली, नीचे से इजराइल की आर्मी आ जाए, और लेबनीज आर्मी का भी इस्तेमाल किया जाए, ये तीन बड़े फ्रंट पे हिजबुल्लाह को मतलब फंसाने की बात है। हम्म। मगर लेबनीज आर्मी नहीं करेगी काम, क्योंकि शिया काफी है लेबनीज आर्मी में, वो नहीं होगा। और मैं मानता हूँ कि सुन्नी और जो क्रिश्चियन है वो भी, जो लेबनीज आर्मी में है, वो हिजबुल्लाह पे हमला नहीं करेंगे, तो वो नहीं हो पा रहा है। सुन्नी शिया सिविल वॉर लेबनान में हो नहीं पा रही है। तो जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम, वो तो भी बोला जा रहा है कि वो खुद मोसाद का एजेंट है, और ये भी जो जनरल, जो प्रेसिडेंट बना है जो क्रिश्चियन है, वो भी वही किस्म का बंदा है, मगर उनकी कोई चल नहीं पा रही है। तो हम्म। मेरा तो मानना है कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी तो जो पॉपुलर मूवमेंट लेबनान में हो जाएगा, तो ये जो अभी अमेरिका इजराइल की सरकार बैठी है, सऊदी की सरकार बैठी है, वो तख्ता पलट होकर एक पॉपुलर पेट्रियोटिक एंटी इम्पीरियलिस्ट सरकार लेबनान में आ जाएगी। हम्म। उसके साथ उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इराक की मिलिशियाज ने, हस्टल शाबी ने वार्न किया है जुलानी को कि अगर तुमने हिजबुल्लाह पे हमला किया तो हम तुम पे हमला करेंगे। हम्म। अंसारुल्लाह अभी तक पूरे एक्शन में नहीं आया, उसको सही टाइम पे बुलाया जाएगा। पूरा एक्शन रीजन में सबका अलग अलग रोल है, अभी मेन रोल ईरान और हिजबुल्लाह का है। हम्म। मगर इराक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है कि कुर्दिश इलाकों में जो भी पेनिट्रेशन हो रहा है, वहां से उनको काउंटर किया जा रहा है। और जो कुर्दिश आबादी है ज्यादा करके तो ईरान और इराक के साथ अलाइंड है, वो इस मामले में इस बार फंसना नहीं चाहती। वो समझ चुके हैं कि उनके साथ सीरिया में क्या धोखा हुआ था, और कुर्दिश लोग ने सीरिया में गलती की थी। उनको असद के साथ अलाइन होना चाहता था, वो अमेरिका और इराक के साथ अलाइन होकर आज उन्हीं का खुद का नुकसान हुआ है। हम्म। तो जोलानी पे अभी दो काम वो लोग दे रहे हैं कि एक तो तुम हिजबुल्लाह पे हमला करो, और दूसरा इराक में पेनिट्रेशन करके ईरान तक जाने की कोशिश करो। वो सब उसकी औकात नहीं है जोलानी की, बहुत पिटने वाला है वो। ओके। सर, तो मैं द आपको पॉइंट इज, याद दिला दूं, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि कल एक इस जंग के दौरान पहला एक वाकया हुआ वेस्टर्न इराक, यानी कुर्दिस्तान, इराकी कुर्दिस्तान में रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, यानी हैदर शाबी ने अमेरिका के रिफ्यूलिंग वाले जहाज को मार गिराया है। रिफ्यूलिंग वाला जहाज बहुत अहम होता है जो इस जंग के दौरान, और एक सही जहाज बात। दूसरे जहाज को वो तेल दे रहा था, आसमान में ही उसे गिराया है। इसका मतलब हैदर शाबी के पास उस किस्म के हथियार हैं जो जहाज को, उड़ते हुए जहाज को गिरा सकते हैं। उनमें से एक जहाज गिरा, सेंटकॉम ने इसे कबूल नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल वजह थी, कुछ था। तो ये कब तक झूठ बोलेंगे इस उभरती हुई ताकत को? अभी कल एक और खबर आई है कि उधर हूथी अंसारुल्लाह वो भी पूरी तरह से तैयारी में है, और मुझे लगता है अप्रोप्रिएट टाइम पर बहुत जल्दी वो इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से इसराइल को हर तरफ से घेर करके, अमेरिका को हर तरफ से घेर करके, और ये कहना अरब मुल्कों से, आप अमेरिकी एम्बेसडर को निकालो, हम आपको तेल गुजारने देंगे यहां से। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ही फैसला करेगा इस पूरे इलाके के फ्यूचर पर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, सवाल नहीं है। ईरान और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें ये सब पार्टनर्स है, कोई प्रॉक्सी हाँ, इस पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो बेसिकली ईरान, यमन की सरकार जो सना में है, इराक की हाँ। सरकार और जो मिलिशिया है, और हाँ। हिजबुल्लाह और हमास। हम्म। अब एक अच्छी बात हो गई कि गाजा पे ज्यादा कोई हमला हो नहीं रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा इजराइल की ताकत नॉर्थ में लगी है हिजबुल्लाह के खिलाफ। हम्म। ओके। मगर अभी मेरा मानना है कि ईरान को वेस्ट बैंक में डिक्लेयर करना चाहिए कि अगर आप लोग नहीं निकले 24 घंटे में, तो अभी मैं वेस्ट बैंक में मिसाइल फायर करूंगा, क्योंकि आप
वेस्ट बैंक में ऑक्यूपायर हो, आप कोई सिविलियन नहीं हो, हम्म तो सेटलर एक बम मारेंगे उधर, एक मिसाइल जाएगी, ये सब सेटलर्स पैक करके भाग जाएंगे और वेस्ट हम्म बैंक आजाद हो जाएगा। तो हम्म उसके बाद ईरान को जो जो दीवार बनी है वेस्ट बैंक पे, हम्म उसको टारगेट करके पूरी की पूरी दीवार गिरानी देनी चाहिए। और उसके हम्म लिए तो उसको ड्रोन ही काफी है, उसको कोई बड़ी मिसाइल की जरूरत नहीं है। हम्म तो तो गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, उसकी भी आजादी दूर नहीं है, जैसे हम लोग बोल ही रहे थे। बिल्कुल। उसके साथ आई थिंक एक रशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, हम्म उसमें उसने कहा कि डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पे बहुत बड़े हमले हुए, उसके 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, 6 आईडीएफ के जनरल मारे गए, 198 एयरफोर्स अफसर मारे गए, 462 सोल्जर मारे गए आईडीएफ के, और 32 मोसाद एजेंट 3 दिन के वॉर में मारे गए थे। और यानी अभी तो डेविड यानी बार्निया यानी का, ईरान ने एक तरह से इजराइल के परमाणु प्रोग्राम पर हमला कर दिया, और वो इतनी एहतियात से कर रहा है कि न्यूक्लियर जो जो फिजा में खराबी आनी चाहिए उस किस्म का वो लीकेज ना हो, लेकिन उसके पूरे सिस्टम पर, साइंसदानों पर, उस पर हमले किए हैं। आप क्या क्या इस तरह से कह रहे हैं? यानी एकदम टारगेटेड, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ईरान के पास जो भी टेक्नोलॉजी और इंटेल है, हम्म उसको पता है कि दुबई के कौन से बिल्डिंग के होटल के कमरे में ये जनरल्स है। हम्म तो जो लोग बोलते हैं कि खाली ईरान के पास इंटेल है, भाई हमारा किधर है? हम्म तब समझ लो कि ईरान एक एक कमरे को जानता है, उसके मिसाइल एक एक बालकनी में जा रहे हैं, ये उसका हम्म इंटेल और मिसाइल। खाली वो मिसाइल यहाँ वहाँ नहीं मार रहा है, ओके। हम्म उसके पास भी एजेंट ऑन द ग्राउंड है, उसकी भी एक पूरी यंत्रणा है जो उसको पूरा हम्म इंफॉर्मेशन, वो बहरीन में है या दुबई में है या कहीं भी कोई गल्फ के कंट्री में, इंक्लूडिंग इसराइल के अंदर, उसकी भी अपनी यंत्रणा बनी पड़ी है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा है बिल्कुल। कि जॉर्ज गैलोवे ने क्लियर कर बोल दिया है कि उसके हिसाब से 1000 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर मर चुके हैं। ये 6 हम्म और 5 और 4 कपन की जो कहानी है ना, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे अमेरिकन बेसिस पे हमला हो रहा है, तो ये कहाँ है ये सब सोल्जर, ओके। हम्म तो जॉर्ज गैलोवे तो ऑन रिकॉर्ड बोलता है कि 1000 से ज्यादा ये बॉडी दिखेगी नहीं, क्योंकि ट्रम्प दिखाएगा नहीं तो उसकी तो नैया पूरी डूबी जाएगी अमेरिका में, और वैसे भी उसकी नैया डूब चुकी है। ये आने वाले इलेक्शंस जो मिड टर्म है, उसकी कोशिश है। जेलेंस्की ने यूक्रेन में बोल दिया कि वॉर के दौरान अभी मैं इलेक्शन होने नहीं दूंगा। आप सोचो, ये जेलेंस्की, ये उनका डेमोक्रेसी है। ट्रम्प की भी वही कोशिश है कि अगर ये क्राइसिस आगे चलता रहा तो मैं इलेक्शन होने नहीं दूंगा, हम्म ओके। तो ये यहां वहां तक ये से एक बात, सर्वे आया सर, एक सर्वे आया अमेरिका से। 75% अमेरिकन ईरान के साथ हैं और इस जंग के खिलाफ है। 75% ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ है। वो तो बिल्कुल एक तरह से समंदर के किनारे पर धक्का देने वाली हालत है, उस हालत तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब हम शायद इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, ये जिस तरह से टकर कार्लसन का कहना है कि ट्रंप आखिरी प्रेसिडेंट हैं जो इजराइल की खिदमत कर रहे हैं, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब अमेरिका से जो सपोर्ट इजराइल को मिलती रही है अब तक, वो रुकने वाली है। वो अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद तक हालात और बिगड़ते चले जाएंगे, अगर इजराइल उस वक्त तक बाकी रहा। चूंकि चूंकि ये एक बड़ा सवाल है, वो जो आप अक्सर कहते रहे कि 2028 में ये खत्म हो जाएगा, तो अब तो उससे भी पहले। आपको अब क्या लगता है? नहीं बात सही है, 2028 के पहले से भी ये, मतलब आपको खाली आपके श्रोताओं को समझाना होगा कि एक चर्चा हुई है कि दो दो डिवाइडेड किंगडम से इसराइल के, वो 80 साल के आगे कभी गए नहीं। हम्म तो 1948 और 2028, हम्म ये 80 साल का जो टाइम है, 2028 तक ये इसराइल खत्म हो जाएगा। ये तो इसराइल के अखबारों में 2020 में खबर चालू हुई थी, चर्चा चालू हुई थी। हम्म तब से मैं बोलने लगा भाई कि ये 2028 तक मामला खत्म होने वाला है। हाँ 7 अक्टूबर होगा 2023 में, नहीं पता था। हम्म हाल भी बहुत भयंकर हो गए थे। लोग बोले यार तुम 2028 से, यहाँ तो इसराइल ने पूरा कब्जा कर दिया। मैं बोला भाई देखो होता है क्या, ये हम्म लोग इतने मूर्ख है कि उन्होंने जाके ईरान पे वो टाइम भी हमला किया, और इस बार जो ईरान पे हमला किया तो ईरान ने तैयारी के साथ उतरे हैं कि ये लोग दंग हो गए। हम्म ईरान सामने से बोल रहा है कि अमेरिका की इतनी कम तैयारी है, हमको भी हैरान परेशान है, इतनी वीक किस्म के पे हम लोग पे बिना तैयारी के साथ अटैक हुआ था। हम्म क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रम्प को एप्स्टीन फाइल में फंसा कर उसको बोल दिया शॉर्टकट, भाई अयतोला अली खामेनाई को आप खत्म करो, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तुम बहुत महान हो जाओगे, ईरान हमारा, पूरा तेल तुम्हारा, ले लो भाई। हम्म कुछ हो नहीं पाया। तो हम्म अभी पॉइंट ये है कि जो परिस्थिति है इसराइल की, और मैं ये भी बता दूं कि 9 मार्च से नेतन्याहू पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं दिखे नहीं है, हम्म ओके।
विटकॉफ और कुशनर भी गए थे उसको मिलने के लिए, वो ऐसे ही वापस अमेरिका लौट गए। तो नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं पता नहीं। आप देखो, हम्म। ईरान की बात अलग है कि ईरान के लीडर गुजर गए, उन्होंने खुद शहादत ले ली और उसे जनता में ज्यादा हिम्मत आई, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल। शियाओं की परंपरा है कि मार्टरडम से, शहादत से, हम्म। तुम्हारे त्याग और तपस्या से एक पॉजिटिव मैसेज आता है समाज में। हम्म। ओके। और इजराइल का उल्टा है कि उनका लीडर डर गया तो इतने रो रहे वो बैठ के अभी से, उनको हम्म। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। और नेतन्याहू को डिक्लेयर करेंगे डेड तो बहुत मायूसी छा जाएगी। और अभी जो हम्म। लोग प्लेनों में बैठ के भाग रहे हैं, यानी आपको क्योंकि आपको उनके आपको ये आपको मजबूत, यानी यकीन के नजदीक शक है कि नेतन्याहू नहीं रहे, क्या ऐसा लगता है? मुझे लग रहा है, मुझे मैं अभी 60-40 पे हूँ। हाँ। क्योंकि अभी तक मगर लग रहा है कि उसका जो लास्ट वीडियो भी आया, लोग बोल रहे वो एआई वाला था। हाँ। ये 2 दिन पहले जो वीडियो आया था वो भी एआई वाला था, वो असली हमारे नेतन्याहू हमारे था नहीं। हमारे दर्शक, हमारे देखने वाले अक्सर ये सवाल करते हैं कमेंट्स में, और वैसे भी लोगों के जहन में सवाल है। तो फिरोज बीथी बोरवाला भी 60-40, यानी 60% उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद तो वो अब नहीं 70 रहा है 30 लग रहा है नेतन्याहू। मुझे, तो 70-30 लग रहा है एक्चुअली, टोटली ऑनेस्टली। जी 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 जी। तो देखिए, आने देखिए, मेरा भी एक यकीन है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जिस मजबूती से जंग लड़ रहा है, वो आयतुल्लाह खामेनाई के खून का बदला किसी ना किसी बड़े लीडर को खत्म करके लेगा। ऐसा मुझे उनके जंग लड़ने के तरीके से लग रहा है। और अमेरिका को इस इलाके से बाहर निकालने का पूरी तैयारी है। और सारे मुल्क जो इस इलाके से तेल लेकर के जाते हैं या बेचने वाले हैं, वो सब तेहरान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ये कभी क्या कोई सोच सकता था? अब वॉशिंगटन में कोई नहीं जा रहा है। अब कोई ट्रंप से नहीं कह रहा कि साहब हमारे तेल यहां से निकलवा दो। और जब वहां की खुद फौज ने कह दिया कि हमारे बस की नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, तो अब पूरी तरह से, एक तरह से बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है। और वो फैसला करे कि दुनिया किस तरफ जाएगी, किस तरफ नहीं जाएगी, किसको वो इजाजत देंगे। कल एक इशारा ईरान के एम्बेसडर ने दिल्ली में दिया है कि शायद वो भारत को जल्दी इजाजत दे देंगे। और ये जो 4,000 का, 5,000 का गैस सिलेंडर लोग खरीदने के लिए मजबूर हुए, शायद उसमें कोई राहत मिले। लेकिन हमारे आमाल, हमारे एक्शन ऐसे नहीं है जो हम ईरान जी से भीख मांग सकें। हमने ईरान के खिलाफ दो बहुत बड़े जख्म दिए हैं। एक तो नेतन्याहू से मिलने गए 48 घंटे पहले, कुछ लोगों को शक है कि शायद मोदी को बता दिया गया हो कि आयतुल्लाह खामेनाई को कत्ल किया जाने वाला है। हम इसे यकीन से नहीं कह रहे। और दूसरा जख्म बहुत बड़ा जो है वो इनका जो जहाज जा रहा था फ्रेंडली एक्सरसाइज से वापस, खुद भारत जी के जिम्मेदारों ने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने इसराइल के साथ शेयर की थी वो इंटेलिजेंस मालूमात, जिससे बताया गया था कि ईरान का शिप कहां जा रहा है। ईरान के खिलाफ हमने बहुत कुछ किया है। अब अगर ईरान हमें इजाजत दे दे वहां से तेल और गैस निकालने के लिए, तो उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अब वक्त सही बात। बहुत कम रह गया। 1 मिनट में अगर आप समराइज कर सकें पूरी सिचुएशन जी को। जी जी जी। जी। एक तो मैं पहले ये कहूंगा अहमद साहब कि जो आप काम कर रहे हो, डेव स्मिथ ने बहुत इंपॉर्टेंट, वो जूइश लिबरल है, एंटी जायनिस्ट है, बहुत ही बहुत अच्छा बोलता है वो। उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। हाँ। तो कॉर्पोरेट मीडिया अपैरेट इज एसेंशियली डिस्ट्रॉयड। ये जो कॉर्पोरेट मीडिया है ना, जिसको आजकल को देखता नहीं, वो खत्म हो गया है। सीएनएन, बीबीसी से लेकर ये खत्म हो गया मामला। हाँ। इट इज नो लॉन्गर द मेन स्ट्रीम। हम्म। ओके। मीडिया हैज बीन टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ। इंटरनेट के कारण आज हम्म। मीडिया टोटली डिसेंट्रलाइज हो गया, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। अ, ओके, दैट द गेट कीपर हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव। अभी उनके हाथ में नैरेटिव है नहीं, हम्म। लोग उनको देख नहीं रहे हैं। और लोग, आप जैसे लोग और आप जैसे बहादुर जो आज जो बोल रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इवन इन द इंडियन मीडिया राइट नाउ, जो जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, वो भी ईरान का पक्ष ले रहे हैं। हाँ। जीडी हाँ। बख्शी को आपको बुलाना चाहिए। जी, ठीक है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे इंडिया में आज लोग हैं, अशोक कुमार पांडे से लेकर रवीश, सब लोग ये कमाल का काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनली भी बहुत हो रहा है। तो बिल्कुल। कॉर्पोरेट मीडिया की ताकत टूट चुकी है और मीडिया डिसेंट्रलाइज हो गया, आज हमारे हाथ में आ चुका है। बिल्कुल। बिल्कुल। आखिरी बात इतना ही बोल दूं कि जो ईरान, इराक, हिजबुल्ला, अंसारुल्लाह, ये जो पूरा रेजिस्टेंस है, वो आज दुनिया को बदल रहा है।
रशिया और ईरान उनके साथ खड़ा है। आज रशिया का पोजीशन ये है कि वहां भी तेल और गैस लगाने के लिए लेने के लिए लाइन लगी है। ट्रम्प बोल रहा है सैंक्शंस खत्म भाई, रशिया से ले लो। तो जो जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था ईरान के खिलाफ, चाइना अरे के भाई खिलाफ अब और तो रशिया के खिलाफ, लेकिन अब तो अमेरिका की हालत खराब है। भारत को चाहिए कि ईरान से तेल गैस सब कुछ खरीदना शुरू कर दे। और मुझे यकीन है कि ईरान के लोग इतने नरम दिल हैं कि सारे गुनाह आपके भूल जाएंगे और आपको सस्ते में अच्छी कंडीशंस में बहुत कुछ देने के लिए तैयार होंगे। वो देश को इसके जनाब, लिए तैयार जी। मतलब उसके बाद मोदी सुधरे तो सही, इजराइल और अमेरिका से दूर तो हो, बिल्कुल वरना बिल्कुल क्या बिल्कुल। मतलब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिजी बोलकर साहब, आपने वक्त दिया हमें। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।